अग्निवीर के लिए लागू नहीं है। ओके। कोई भी पेंशन स्कीम अग्निवीर के लिए लागू हो ही नहीं सकती। बिकॉज़ 4 साल में तो आप जो कोई आपको पेंशन आपको देगा नहीं। ओपीएस सिर्फ सबसे गरीब तबके को मिलेगी, जो कि हमारे मंत्री लोग हैं, नेता लोग हैं, जो हमारे बहुत ज्यादा देश के लिए सोचते हैं, देश के हित में काम करते हैं, जी। 24 घंटे दिन रात लगे रहते हैं। सिर्फ ओपीएस उनको मिलेगी। अब मुझे एक चीज राजेश जी नहीं समझ में आती है, यूपीएस के बारे में कहा गया कि बहुत एकदम पाथ ब्रेकिंग चीज है, जबरदस्त अच्छी चीज है, और इसके आने के बाद सरकारी कर्मचारियों के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये स्कीम जब इतनी अच्छी है, तो हमारे नेताओं को क्यों नहीं, उन बेचारों को क्यों नहीं दी जा रही, उनको काहे अभी तक ओपीएस दिया जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आप में से कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि सर यूपीएस, ओपीएस, एनपीएस के ऊपर एक वीडियो बनाइए और ये बताइए कि कौन सी स्कीम अच्छी है। मैंने एक्सपर्ट से भी बात की है, उनका वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन जो अंतर मुझे समझ में आया उसको एक बार समझ लेते हैं कि एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस में क्या एक मूलभूत फर्क है। अगर यूपीएस की बात करें तो इसके तहत केंद्र सरकार कर्मचारियों को लाभ देने जा रही है, नई पेंशन स्कीम लेकर आई है। इससे पहले जो है एनपीएस स्कीम सरकार लेकर आई थी, जिसको लेकर जो केंद्र सरकार के कर्मचारी थे उनमें काफी नाराजगी थी। ओपीएस की बात अगर हम कर लें तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम जिसकी लगातार मांग हो रही है, इसमें कोई वेतन की कटौती नहीं होती थी। सबसे अहम पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि इसके अंदर वेतन की कोई कटौती नहीं होती थी, सब कुछ सरकार की तरफ से दिया जाता था। लेकिन एनपीएस जब सरकार लेकर आई न्यू पेंशन स्कीम, उसमें 10% वेतन की कटौती होती थी। ये आपको फर्क समझना होगा। 10% आपके वेतन में से कटता था एनपीएस पेंशन लेने के लिए, और यूपीएस जो सरकार लेकर आई उसमें भी 10% आपकी सैलरी का कटेगा। लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है एनपीएस और यूपीएस में। एनपीएस में अगर 10% आपकी सैलरी का सरकार काट रही थी, तो 18% जितना आपका कट रहा है उससे 8% ज्यादा, या कहें 18% जो है वो केंद्र सरकार ये कह रही थी कि हम इसके अंदर डालेंगे। यूपीएस की बात करें तो वहां पर सरकार का योगदान जो था वो 18.5% का योगदान। लेकिन अगर ओपीएस पे वापस लौटें तो ओपीएस में आपको कुछ नहीं देना था, सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता था। आपके पैसे में से, आपके वेतन में से कोई कटौती नहीं होती थी। यह मूलभूत अंतर है। एनपीएस में 18% गवर्नमेंट देती है और यूपीएस में 18.5%, और दोनों में से एनपीएस और यूपीएस में आपकी सैलरी का 10% हिस्सा जो है गवर्नमेंट काट लेती है अगर आपको पेंशन चाहिए। शुक्रिया अनुपम तिवारी सर, थैंक यू समय देने के लिए। शुक्रिया सर। जय हिंद राजेश जी, वेरी गुड इवनिंग। सर, बड़े अहम मुद्दे पर बात करनी थी, क्योंकि कई दर्शक हैं मेरे जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर आप ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस पर एक वीडियो बनाइए और हमें फर्क समझाइए। तो मैं तो ठहरा सर फौजी आदमी और इतनी गहराई में जानकारी रखता नहीं हूं। ओवरऑल जानकारी है कि क्या है यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस, लेकिन डीपली जानकारी नहीं थी मुझे। तो मुझे कोई एक ऐसा इंसान चाहिए था जो इसके बारे में बहुत बारीकी से समझा सके। तो मैंने आज आपको चुना है सर उसके लिए। थैंक यू सर, आपने समय दिया। सबसे पहले सर बताइएगा, ये जो सरकार लेकर आई है यूपीएस, ये क्या स्कीम है और एनपीएस से कितना अलग है, और ओपीएस से कितनी मिलती जुलती है या टोटली अलग है सर? देखिए राजेश, सबके जहन में यह सवाल है और सब लोग जानना चाहते हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो एस्पायरेंट्स हो जो कि सेवा में जाना चाहते हैं। सबके जहन में ये बात है कि आखिर ये क्या नया शिगुफा छेड़ा है सरकार ने, और इस शिगुफे में ऐसा क्या है जो अभी भी कर्मचारी संघ इससे सहमत नहीं हो पा रहे हैं, जबकि ऑन पेपर ये लग रहा है कि लगभग लगभग उसी तरह से पहुंच गए हैं जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम हुआ करती थी। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या थी कि आप जिस पेमेंट पर रिटायर होते हैं उस पेमेंट की आधी तनख्वाह, सीधी सीधी आधी तनख्वाह, और उसमें डीए को मिला करके आपको एक पेंशन फिक्स कर दी जाती थी। वो समय के हिसाब से थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती थी।
जी। बहुत सीधा साधा कैलकुलेशन था, लेकिन 2003 में वाजपेयी गवर्नमेंट के समय ये माना गया कि देश उस आर्थिक स्थिति में नहीं है कि इतने सारे लोगों को पेंशन दे सके, और ये भी तब जबकि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, डॉक्टरी मेडिकल सर्विसेज हिंदुस्तान में अच्छी हो रही है, लोगों की जीवन की लंबाई जो है बढ़ती जा रही है। तो गवर्नमेंट को लगा कि ये एक बोझ है जिसको उतार फेंकना चाहिए। जी। तो उसी उसी को हटा करके एनपीएस लाया गया, न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम एक एक तरह का कंट्रीब्यूटरी मेथड था, जिसमें वो एम्प्लॉय भी जिंदगी भर कुछ पैसे देता है और सरकार भी कुछ पैसे देती है। उनको मिलाकर के एक फंड बनता है, जिस समय वो एम्प्लॉय रिटायर हो रहा होता है उस समय उस फंड का कुछ पैसा उसको ग्रेच्युटी के रूप में दिया जाता है। 60% पैसा, कुछ नहीं 60%, जी। वो जितना इकट्ठा हुआ है वो उसको ग्रेच्युटी के रूप में दे दिया जाएगा, और बाद में जितना बचा अमाउंट है वो उसको एक पेंशन के रूप में हर महीने मिलता रहेगा। हालांकि जब कैलकुलेट किया गया तो वो जो पेंशन के रूप में मिलने वाला पैसा था वो बहुत निगेजिबल था, बहुत कम था। इसी वजह से इसका विरोध शुरू हो गया था। यूपीएस, बहुत विरोध के बाद जब एनपीएस का विरोध हुआ तो यूपीएस आया। तो यूपीएस में सरकार ने ये कहने की कोशिश करी है कि यहाँ भी ओपीएस की तरह, ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह, आपको 50% ऑफ द लास्ट सैलरी आपको पेंशन मिलेगी। और इसमें और ओपीएस में अंतर सिर्फ ये होगा कि इसमें एम्प्लॉय को खुद भी 10% ऑफ द जो भी सैलरी है हर महीने की, उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ओके। एक लिहाज से अगर देखें तो ओपीएस और एनपीएस को मिलाकर के एक घालमेल बनाया गया है, उस घालमेल को सामने परोस दिया गया है, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि ये एक ऐसा मुद्दा है सरकारी कर्मचारियों का, जिसके ऊपर धीरे धीरे से अब उबाल आना शुरू हो चुका है, और आगे चल के कोई बहुत ज्यादा बवाल ना हो, इसलिए इसको फ्यूज करने की कोशिश करी गई है यूपीएस के माध्यम से। तो अगर मैं सरल शब्दों में समझा सकूं तो यूपीएस ये है कि आप जिस पेमेंट पर रिटायर होते हैं उस पेमेंट का 50% आपको एश्योर्ड मिलेगा, लेकिन इसमें शर्त ये है कि आपको 25 साल तक नौकरी करनी पड़ेगी, आप उससे ओके। कम नहीं कर सकते हैं। अगर आप सरकार ने एक प्रोविजन ये रखा कि अगर आप 10 साल करते हैं तो तब भी मिलेगा, लेकिन तब वो आपको 50% ना मिल करके पेंशन, आपको सिर्फ एक लमसम अमाउंट 10,000 रुपए मिलेगा। और इसी तरह अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो आपको कम अमाउंट मिलेगा। तो जी। यानी कि आपको एश्योर्ड पेंशन लेने के लिए 25 साल नौकरी करनी पड़ेगी, और ये एश्योर्ड पेंशन आपकी लास्ट पेमेंट का 50% होगी। लेकिन इसमें एक चीज खत्म कर दी गई है, जो कि एनपीएस में लागू करी गई थी। जो जो फंड इकट्ठा हुआ हमारे कंट्रीब्यूट करने से और सरकार के कंट्रीब्यूट करने से, एक कॉर्पस फंड इकट्ठा होता है, उस जी। फंड को यहाँ पर गायब कर दिया गया है कि सीधे आपको पेंशन दी जाएगी, लेकिन जो 60% एनपीएस दे रहा था वो नहीं दिया जाएगा। यानी कान को घुमा करके पकड़ लिया गया, रेसिपी सिर्फ वही है। ओके। ओके, जो पैसा आपको बल्क अमाउंट मिल रहा था, अब यूपीएस में आपको वो नहीं मिलेगा, उसकी वो जगह नहीं आपको मिलेगा। पेंशन मिलती रहेगी। करेक्ट, करेक्ट। ओके सर, ये एक बड़ा चेंजेस है जो मेरी समझ में नहीं आया था। लेकिन एक पॉइंट और भी है, मेरे से पूछा कि मेरे दर्शकों ने कि पूछिए कि क्या जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों को भी इसका फायदा होगा, क्योंकि लोग तो कंपनियां चेंज करते रहते हैं। क्या वो इस पेंशन के दायरे में आएंगे, एनपीएस यूपीएस के, या उनके लिए वही है भाग दौड़ रोजमर्रा की? देखिए राजेश, चाहे एनपीएस हो, ओपीएस हो, या फिर ये यूपीएस हो, तीनों में भी सरकारी स्कीम्स हैं, सरकारी पॉलिसीज हैं। ये टोटली गवर्नमेंट सेक्टर में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो अधिकारी काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके लिए है। गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जिनका गवर्नमेंट पर कंट्रोल में नहीं है या कम कंट्रोल में है, उनके लिए ये स्कीम नहीं है। उनका जो एम्प्लॉयर होगा वही अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने पैसों के हिसाब से जो जो चीज लागू करेगा वो उनको मिलेंगी। जो लोग नौकरियां स्विच करते हैं उनको भी अलग अलग नौकरियों के एम्प्लॉयर के हिसाब से जो जी। स्कीम्स हैं उसके हिसाब से उनको पैसा मिलेगा। ये जो तीनों स्कीम्स हैं, एनपीएस हो, ओपीएस हो या यूपीएस हो, ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारी, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हो चाहे स्टेट लेवल के कर्मचारी हो, इनके लिए बनाई गई है। और इसमें भी एक ऑप्शन अभी तक सरकार ने रखा है कि वो कर्मचारी चाहे तो एनपीएस ले सकता है, चाहे तो यूपीएस ले सकता है। हाँ, ओपीएस अब किसी को नहीं मिलेगी। ओपीएस सिर्फ सबसे गरीब तबके को मिलेगी, जो कि हमारे मंत्री लोग हैं, नेता लोग हैं, जो हमारे बहुत ज्यादा देश के लिए सोचते हैं, देश के हित में काम करते हैं, जी। 24 घंटे दिन रात लगे रहते हैं। सिर्फ ओपीएस उनको मिलेगी। अब मुझे एक चीज राजेश जी नहीं समझ में आती है, यूपीएस के बारे में कहा गया कि बहुत एकदम पाथ ब्रेकिंग चीज है, जबरदस्त अच्छी चीज है, और इसके आने के बाद सरकारी कर्मचारियों के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये स्कीम जब इतनी अच्छी है तो हमारे नेताओं को क्यों नहीं, उन बेचारों को क्यों नहीं दी जा रही, उनको काहे अभी तक ओपीएस दिया जा रहा है? अच्छी चीजों पे क्या उनका हक नहीं है? जी। हमारे बिल्कुल सर। प्रधानमंत्री, हमारे मंत्री, नेतागण, विधायक, सांसद जो भी हैं, भाई उनको भी कुछ अच्छी चीजें दो ना। यूपीएस जैसी अच्छी चीज उनको भी मिलनी चाहिए। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक, हर जगह मैं जब भी बात करता हूँ यही कहता हूँ कि उन बेचारों को अच्छी चीज से आप
विरक्त मत कीजिए, उनको भी दीजिए, यूपीएस दीजिए, और ज्यादा अच्छा देना है तो एनपीएस ही दे दीजिए उनको, सबसे बढ़िया चीज, क्योंकि काम करते हैं वो लोग। बाकी सरकारी कर्मचारियों के बारे में तो एक कहा जा रहा है ना, धीरे धीरे एक मानसिकता डेवलप करी जा रही है, ये सबसे कामचोर जमात है, ये लोग काम नहीं करना चाहते हैं, चाहे पुलिस विभाग का आदमी हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर का आदमी हो, या फिर कोई भी सरकारी कर्मचारी हो। एक आम धारणा बन गई, कुछ लोग हैं भी जिनकी वजह से यह धारणा बनी है, और कुछ थोड़ा सा मुझे लगता है अतिशयोक्ति भी है कि उनको कामचोर माना जाने लगा है। तो ठीक है, इन कामचोरों को आप अगर यूपीएस दे रहे हो तो उन कामगारों को जो बेहतर काम करते हैं, जो देश की पॉलिसी बनाते हैं, उनको भी देना चाहिए, मुझे लगता है उनके साथ जाती है। ये आज आपने कुछ वैसी ही बात कर दी, जैसे मैंने कहा था कभी अपने शो में कि अग्निवीर अगर इतनी ही अच्छी स्कीम है तो क्यों नहीं जो हमारे जर्नल्स हैं, कर्नल साहब हैं, जो टीवी डिबेट में बैठकर अग्निवीर को डिफेंड करते हैं, क्यों नहीं वो अपने बच्चों को अग्निवीर बनाते हैं। अगर इतनी अच्छी स्कीम है तो कई लोग मुझसे नाराज हो गए थे। लेकिन एक आखिरी पॉइंट सर, ओपीएस को लेकर अभी भी बहुत सारी लोगों की मांग उठती है कि हमें ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, बस ओपीएस को थोड़ा सा जल्दी से शॉर्ट में अगर आप समझा पाए कि क्या उसके अंदर ऐसा था जो वो एम्प्लॉय के दिल के करीब आज भी स्कीम बनी हुई है सर। ठीक है, देखिए राजेश, बहुत अच्छा सवाल है, और जो डिमांड है, जो लोग नहीं जानते इन चीजों के बारे में, जो ओपीएस का सुविधा नहीं ले पा रहे हैं, एक सोल्जर रहे होने के नाते आपको भी ओपीएस मिल रही होगी, और एक मैं भी चूंकि पहले सोल्जर था, अब बैंकिंग सेक्टर में, तो मैं भी उस डिपार्टमेंट की का ओपीएस ले रहा हूँ। तो इसका देखो सीधा सा फंडा है कि आप जिस पेमेंट पर रिटायर हुए हो, जितनी भी तनख्वाह आपके लास्ट महीने में थी, उस पेमेंट का 50% आप कर लीजिए। उस 50% के आप हकदार रिटायरमेंट के बाद से तुरंत अगले महीने से हो जाते हैं। उसके बाद जो भी महंगाई बढ़ रही है, उसके वजह से आपका भत्ता बढ़ रहा है, तो महंगाई को बराबर करने के लिए आपकी वो पेंशन में महंगाई भत्ता लगता रहता है, और ये धीरे धीरे करके महंगाई के हिसाब से बढ़ती रहती है। यानी कि अगर जिस समय मैं रिटायर हुआ था, मेरी पेंशन अगर 50,000 थी, आज 7 साल बाद मेरी पेंशन करीब 56,000 रुपए हो गई है महंगाई की वजह से। यानी ये एक स्केल है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अब इसमें क्या था कि जो मेरी सर्विस लेंथ थी, उसमें मुझे पेंशन के नाम पे अपनी पेमेंट से 1 रुपया भी नहीं कटाना पड़ा था। ये पूरी तरह से सरकार ने मुझे एक दिया है, सिर्फ मेरी सर्विस को देखते हुए दिया, क्योंकि मैंने अपने लाइफ का एक बड़ा हिस्सा सरकार की, देश की सेवा में एक कर्मचारी के रूप में दिया है। उसका मुझे भुगतान पेंशन के रूप में सरकार करना चाहती है, और ये आज से नहीं हो रहा है। ये जब से इतिहास में भी जब से इस तरह की चीजें आई हैं कि एक राज्य होगा, राज्य के अंदर कुछ कर्मचारी होंगे जो कि राज्य के पैसे से पाले जाएंगे, जो कि राज्य की देखरेख करेंगे, तो उनको वेतन भत्ते, और वेतन भत्ते के बाद पेंशन के रूप में पहले जमीनें दी जाती थी, जायदाद दी जाती थी राजाओं के जमाने में। इवन अंग्रेजों काल तक ये चलता रहा कि पेंशन के रूप में उनको कुछ मिल्कियत दी जाती थी, और फिर उसके बाद उसको मोनेटाइज किया गया, पैसे मिलने लगे। तो पेंशन एक वही स्कीम है कि चूंकि आपने अपनी जवानी सेवा में दी है, इसलिए आपको बुढ़ापे में वो लोग छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए आपको हर महीने एक बंधी हुई पेंशन मिलती है, जिसका आप अपना आम दिनचर्या जी सके, क्योंकि बुढ़ापे में आपके पास और कोई संसाधन बचेंगे नहीं। अब आप क्या करिएगा? 60 साल का अगर व्यक्ति है, वो कहाँ जाकर के मेहनत करेगा? तो वही ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए माई बाप बनता है, जो जहाँ पे उसने काम करा है। तो ये एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, और यही लोगों की डिमांड भी है कि ओपीएस में आपको कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना है, आपको पेमेंट मिल रही है काम करने की, और जब आप रिटायर हो रहे हैं तो आपको पेंशन मिल रही है आपके आधी पेमेंट के बराबर। इनफैक्ट 70s के पहले, जहां तक मुझे पता है, कि ये पेंशन जो है 70% तक हुआ करती थी आर्म फोर्सेस में। जो जिस पेमेंट पे आप रिटायर हुए हैं, उसका 70% आपको पेंशन के रूप में आर्म फोर्सेस में जरूर मिलता था, क्योंकि आर्म फोर्सेस की सर्विसेज को बहुत कठिन माना जाता है, और वो है भी, हकीकत भी है कि बहुत कठिन सर्विसेज है। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने उसको उठा करके 50% कर दिया, तब से 50% ही चला रहा है, और इनफैक्ट 2003 तक वो 50% ही चला। बाकी सर्विसेज में, डिफेंस फोर्सेस में अभी भी चल रहा है ओपीएस। तो मुझे लगता है कि सरकार के लिए सोचने का विषय जरूर है कि भाई समाज का एक तबका ओपीएस की डिमांड क्यों कर रहा है, और अगर सरकार इस चीज को नहीं दे पा रही है तो सरकार के पास अल्टरनेटिव क्या है, जबकि हम 5वीं इकोनॉमी वर्ल्ड की बन चुके हैं, जबकि हम तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, और जबकि हमारे कुछ प्रदेश, मैं अपने यूपी की बात करूंगा, अभी कल ही के पेपर में हमारा यूपी एस्पायर कर रहा है कि देश का सबसे ज्यादा इकोनॉमी वाला प्रदेश बने, नंबर 1 की तरफ हम जाना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं उसका। जब इतनी इकोनॉमी सुदृढ़ है, तो हम अपने कर्मचारियों को ओपीएस क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इसके ऊपर पॉलिसी मेकर्स को विचार करना चाहिए। बस मैं क्योंकि एक आखिरी पॉइंट आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया कि हम 5th इकोनॉमी बन चुके हैं, तीसरी बनने जा रहे हैं, लेकिन सच ये भी है कि 80 करोड़ लोगों को हम फिर भी अभी 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो भी ये एक सिक्के का दूसरा पहलू है।
मुझे नहीं पता कि वो कौन सी इकोनॉमी है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो, और जो इनइक्वालिटी है पेमेंट के अंदर, पैसे के अंदर, उसको कम किया जाए। एक इंसान करोड़ों कमा रहा है और एक इंसान दिन का 500 रुपये भी नहीं कमा पा रहा है, तो शायद उसके ऊपर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और शायद इस देश के लिए वो जरूरी भी होगा। लेकिन शुक्रिया सर, आप आए और आपने इतनी बारीकी से समझाया। थैंक यू इसके लिए। जय हिंद सर, थैंक यू, शुक्रिया अनुपम जी, शुक्रिया। जय हिंद राजेश, जय। थैंक यू सर। नमस्कार। अग्निवीर के लिए लागू नहीं है। ओके, कोई भी पेंशन स्कीम अग्निवीर के लिए लागू हो ही नहीं सकती, बिकॉज 4 साल में तो आप जो कोई आपको पेंशन आपको देगा नहीं। जी और दूसरा है कि अग्निवीर स्कीम जब लाई गई थी तो बेसिक रीजन यही था। जी जी, ये थोड़ी था कि फौज को मजबूत करने के लिए स्कीम लाई जा रही है। ओके, बेसिक रीजन उसका इकोनॉमिक रीजन था कि हम अपने पेंशन बजट को कैसे बचाएं, जी बिकॉज फौज में आप जाते हैं 30-35% आपका पेंशन की तरफ जाता है बजट। एग्री सर। तो मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा नहीं था, और गवर्नमेंट फौज को मॉडर्नाइजेशन के लिए एडिशनल बजट दे नहीं सकती थी, बिकॉज और बाकी एरियाज को देखना था। तो जी। एक स्कीम ऐसी लाई गई कि जिससे पेंशन को कम करके यही पैसा फौज की मॉडर्नाइजेशन में लगा दिया जाए। सोच यही थी। ओके, शायद कोई भी डिफेंड करता रहे इसको, आज स्कीम को बोले कि ये बेहतरीन है, ये है, वो जी XYZ, बट बेसिक सोच यही थी, और लोगों को अब इसकी अवेयरनेस हो चुकी है। ओके, अब इतने प्रोग्राम आपने भी किए हैं और जी, जी। बाकी चैनल्स भी ये कर रहे हैं, मैं भी काफी टीवी प्रोग्राम में जाता हूँ। तो जो लोग आजकल पूरी तरीके से अवेयर हैं कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम अपना क्यों लाई गई है। फौजी जनरल जो सर्विंग है वो बेशक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी बोले, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बट हमको अंदर की सिचुएशन फौज की पता है। और इसीलिए एज ए रिटायर्ड पर्सन मैं ये बोल सकता हूँ कि अग्निवीर में ये पेंशन आपकी लागू नहीं होगी। और जो ये न्यू पेंशन स्कीम है, आपको इसको देखना पड़ेगा। देखिए, हमारे टाइम पे जो पेंशन, जो ओल्ड स्कीम्स थी, जी जी, हम कंट्रीब्यूट नहीं करते थे उस पेंशन में। बिल्कुल सर। पूरी कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की होती थी। जी जी और जी, अब आपको 10% आपकी जो सैलरी है वो आपको पेंशन की तरफ आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जी, तो ये एक बेसिक, देखो, गवर्नमेंट आपको फ्री फंड में कुछ नहीं देती है। कुछ नहीं दे रही है। एग्री। गवर्नमेंट कोई ऐसी स्कीमें नहीं लाती है कि जिसमें आप ही का फायदा हो हमेशा। जी जी, गवर्नमेंट का भी फायदा हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे कंट्रीब्यूशन ले रही है। बिल्कुल और सर। वो कंट्रीब्यूशन जो आपने दिया है, वो जब आप अपनी 60% उसमें से विड्रॉ भी करोगे तो वो गवर्नमेंट बोल रही है हम उसको टैक्स नहीं आपको चार्ज करेंगे। जी, बाकी 40% पे टैक्स लगेगा। वो तो आप ही का पैसा है, हमारे तो आप ही का पैसा आपको वापस दिया जा रहा है, तो टैक्स की बात कहाँ आती है। बट ये जो है, दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग वाली बात है। तो जो वो तो आपको उसको बताया जा रहा है कि भाई आपको टैक्स नहीं लगेगा, तो पैसा तो आप ही कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना 10%। जी, तो बस मैं क्योंकि लंबा वक्त आपसे ले चुका हूं, थोड़ा सा मुझे 2 से 3 मिनट और दीजिएगा, माफी के साथ। मैं जम्मू से दिल्ली का सफर कर रहा था। इत्तेफाकन राजधानी में तमाम फौजी भाई आते हैं, उनके साथ मैं भी बैठा हुआ था। तब उनसे मेरी बातचीत हुई। 8 से 10 फौजी बैठे थे, हम सारे बैठे थे, रात का समय था। मैंने उनसे पूछा कि अग्निवीर को लेकर क्या है, तो उन्होंने बोला कि अग्निवीर अनविलिंग कर रहे हैं, कि वो सर्विस करना ही नहीं चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि हम 4 साल सर्विस के बाद अपने घर आए, वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते। मैंने बोला ऐसा क्यों? बोला वो बोल रहे हैं कि सीएपीएफ में हम चले जाएंगे, हमें 60 साल नौकरी मिलेगी। इंडियन आर्मी में तो आप आज नहीं तो 10 साल बाद बोलोगे कि अब घर चला जा, 15 साल बाद, 20 साल बाद आप बोलोगे घर चले जाओ, लेकिन वहां हमें 40 साल की नौकरी मिल रही है। बोला तो बोला हमारी यूनिट में ऐसी हालत है कि 1 से 2% अग्निवीर भी ऐसे नहीं है जो विलिंग है कि हमने आगे जॉब को जारी रखना है। कईयों ने अनविलिंग कर दिया है सर। देखिए, अब मैं इस पे क्या कमेंट करूं, बिकॉज ये कोई मेरे पास ऑथेंटिक फिगर्स नहीं है आज आपको देने के लिए कि जी जी, फौज में अगर 45,000 अग्निवीर को आपने रिक्रूट किया था, उसमें से कितने अनविलिंग है।
जी जी 1% है, 2% है, 3% है, 10% है, 20% है। क्योंकि जब तक एक सब्सटेंशियल नंबर इसमें से आपको अनविलिंग नहीं होंगे तो हम इसके ऊपर बात नहीं कोई कर सकते। कंक्रीट कमेंट नहीं कर सकते। हो सकता है एक या दो का ऐसा केस आपको आपके सामने आया होगा, तो हम उसको एक नॉर्म नहीं बना सकते। हम उसको ये नहीं बता सकते हैं कि अग्निवीर काम नहीं करना चाहते। हम उसको बोल सकते हैं कुछ इसमें से अग्निवीर है जो अनविलिंग अपना देना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है। तो हम बिल्कुल ये इस पे इस स्टेज पे नहीं कर सकते, बट मैं आपको डेफिनेटली बता दूं कि इस स्कीम का रिव्यू हो रहा है। ये स्कीम, ये जो सेम स्कीम नहीं रहने वाली है, जी बिकॉज गवर्नमेंट ने इसको रियलाइज कर लिया। अनफॉर्चुनेटली ये एक पॉलिटिकल मुद्दा इसको बन गया। अगर ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनता, जी राजेश जी, आपको मैं 100% बता सकता हूँ, ये स्कीम अभी तक इसमें बदलाव आ गया होता। ओके क्योंकि ये एक पॉलिटिकल डोमेन में चली गई है स्कीम, और जी उसमें कोई भी बदलाव अगर आप करोगे तो उसका क्रेडिट जो है, श्रेय जो है, वो ऑपोजिशन को जाएगा। जी तो इसीलिए गवर्नमेंट अभी थोड़ा बैकफुट पर है। लेकिन वरना मुझे लगता है कि एज ए जर्नलिस्ट बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है इस वक्त हरियाणा के इलेक्शन पर और महाराष्ट्र के इलेक्शन पर। वहां पर क्या नतीजे मिलते हैं बीजेपी के हिसाब से, उसके बाद शायद कुछ बड़ा डिसीजन हो सकता है। लेकिन शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया, लंबा वक्त आज मैंने आपसे लिया है। थैंक यू साहब, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू राजेश जी, जय। थैंक यू सर।